नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इसके माध्यम से हम बायोलॉजी और उससे जुड़े बहुत सारे सवाल और बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। और हमारी पिछली वीडियो जो भाई बहन देख रहे हैं उनको जानकारी रही होगी इस बात की कि हम इस चैनल पर अभी तक प्लेटेहेल्मिंथेस के मेंबर, प्लेटेहेल्मिंथेस के सदस्य वो बता रहे हैं। उसमें टेप वर्म के मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी बता चुके हैं, यानी कि शारीरिक विज्ञान, शारीरिक रचना उसकी और बाह्य स्ट्रक्चर हम उसकी पूरी तरीके से बता चुके हैं। और अब हम लाइफ साइकिल की चर्चा करेंगे, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। टीनिया सोली ऑफ फीता कृमि का जीवन चक्र। आपको ये पता रहा होगा कि फीता कृमि किस तरीके का है। ये पूरी तरीके से डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? लाइजेनेटिक, अर्थात द्विपोषी होता है। ऐसा जीव जो जो अपना जीवन चक्र दो पोषकों को पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो मैन है, और पिग इसका सेकेंडरी होस्ट है। और हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट द्विलिंगी होता है। एक ही जंतु पर दोनों साइड पाए जाते हैं। एक ही जंतु में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। सेम एनिमल की बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसका जो प्रेगलेटेड सेगमेंट होता है रोस्टेलम के पीछे कटते रहते हैं ये, तो वहाँ से एक पूरा सेगमेंट की अगर बात करें हम, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर एक जोड़ा मेल और एक जोड़ा फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी में मेल और इसी में फीमेल, इसी में टेस्टस, यहाँ समझिए टेस्टस, और ये पूरी तरह से ओवरी। टेस्टस और ओवरी
सिंगल ओवरी इसमें पाई जाती है। और ये क्या है, प्रेगुलेटेड सेगमेंट। परिपक्व मैच्योर देह खंड। और मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट हैं इसके देह खंड में। इनको मैच्योर परिपक्व देह खंड कहते हैं, जो पिछले से कटते रहते हैं बॉडी से, धीरे 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 ये कट के मल के साथ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद ये मल के साथ मनुष्य के शरीर से ये विष्टा के साथ बाहर आते हैं और सेकेंडरी होस्ट की तलाश करते हैं। और सेकेंडरी होस्ट जो है नए पोषक की तलाश करता है। इसका लाइफ साइकिल में कई 2 लार्वा अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लार्वल स्टेज पाई जाती है। स्टेज एक ओंकोस्फीयर लार्वा, इसी को हम सिस्टी सर्कस लार्वा ओंकोस्फीयर लार्वा कह रहे हैं, और दूसरा लार्वा है सिस्टी सर्कस लार्वा। ओंकोस्फीयर लार्वा और सिस्टी सर्कस लार्वा 2 प्रकार के लार्वा यहाँ देखने को मिलेंगे। सिस्टी सर्कस लार्वा और ओंकोस्फीयर लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा का दूसरा नाम लार्वल स्टेज 2 लार्वल स्टेज यहाँ देखने को मिलती है। एक हेक्साकेंथ लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओंकोस्फीयर लार्वा। इसी को हम ओंकोस्फीयर लार्वा कह रहे हैं। या सिस्टी सर्कस लार्वा, ये पूरी तरीके से सेकेंडरी होस्ट के लिए ये इन्फेक्टेड करता है। ये सेकेंडरी होस्ट के लिए, द्वितीयक होस्ट के लिए, द्वितीयक पोषण का संक्रमण अवस्था है। दूसरे यानी कि सेकेंडरी होस्ट पिक को इन्फेक्टेड करने वाला हेक्साकेंथ लार्वा, या इसी को ओंकोस्फीयर लार्वा भी कह रहे हैं। समझ रहे हैं। अगला है सिस्टी सर्कस लार्वा। ये प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्टेड करता है। तो इन्फेक्टेड कौन करता है, तो इसकी सिस्टी सर्कस लार्वा है। सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा को हम और किस नाम से जानते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसको दूर करने के लिए आप समझ सकते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा को ब्लैडर वर्म लार्वा भी कहते हैं, आर अथवा ब्लैडर वर्म लार्वा। 2 नाम है, ब्लैडर वर्म भी कहते हैं और सिस्टी सर्कस लार्वा भी कहते हैं। सिस्टी सर्कस लार्वा पूरी तरीके से प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्टेड करता है, यानी कि मनुष्य को इन्फेक्टेड करता है। और किसके शरीर में बन रहा है ये पूरी तरीके से, ये सेकेंडरी होस्ट के हेक्साकेंथ लार्वा सेकेंडरी होस्ट के लिए है, और इसको ओंकोस्फीयर लार्वा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन पाई जाती है, ये प्रोटेंड्रस होता है। ये कैसा होता है, प्रोटेंड्रस का मतलब हो गया मेल मैच्योर देन द फीमेल, मेल मैच्योर देन द फीमेल। ये इसमें कंडीशन पाई जाती है, मेल पहले मैच्योर हो जाता है, मेल मैच्योर देन द फीमेल, मेल मैच्योर
देन द फीमेल। ऐसे जंतु जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाए, स्पर्म का फॉर्मेशन पहले हो जाए और ओवा का फॉर्मेशन बाद में हो। समझ लीजिए, फिर से समझ सकते हैं इस बात को। प्रोटेंड्रस ऐसे जंतु कहलाते हैं, ऐसे एनिमल जेनेटिक स्टेज में यदि मेल मैच्योर पहले हो जाए और फीमेल मैच्योर बाद में हो तो इस कंडीशन को प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं और इसके लाइफ साइकिल में ही पूरी तरीके से देखने को मिल जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसके जीवन चक्र की बात करते हैं। इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल विद फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप। डाइजेनेटिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, द्विपोषदीय होता है पूरी तरीके। प्रोटेंड्रस का मतलब ये पूछा जाता है, प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है। ये आप देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे पहले। ऑर्गन तो मेल की करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ऑर्गन की बात करेंगे कौन से हैं, तो मेनली यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को, टेस्टस। टेस्टस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें वासा फ्रेंचिया, वासा डिफरेंशिया वगैरह मिलती है देखने के लिए। और वासा फ्रेंचिया, वासा डिफरेंशिया में खुलती है, वासा डिफरेंशिया पैपिली बनाती है, सीरी बनाती है। और इसका अगर हम कहें कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है इसका, तो सीरी। सीरी इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, सीराई जिसे कहते हैं। और ये एक उभारनुमा स्ट्रक्चर में खुलता है, ये एक उभारनुमा स्ट्रक्चर में खुलेगा और ये पूरी तरीके से काइटनेस होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव की अगर बात करेंगे, यहाँ आप समझ रहे हैं टेस्टस के आगे क्या क्या देखने को मिलता है। टेस्टस के अंदर वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया और इसके बाद सीरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करेंगे, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तब वहां क्या मिलेगा देखने को पूरी तरीके से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिंगल ओवरी पाई जाती है, सिंगल ओवरी देखने को मिलेगी। और वैजाइना ओविडक्ट और यूट्रस, ये सिंगल ओवरी, उसका एक ओविडक्ट और यूट्रस और एक वैजाइनल पोर में खुलता है। इसका ओपनिंग उभार के रूप में होती और एक सिंगल प्रोगलेक्टेड
सेगमेंट के अंदर सिंगल प्रोग्लैटेड मैच्योर, इसका जो ग्रेविड प्रोग्लैटेड सेगमेंट है उसमें मेल और फीमेल दोनों के जोड़े रहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा? फर्टिलाइजेशन पूरी तरीके से दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है यहाँ, और क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें टेप वर्म की, तो टेप वर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इसके टेस्टस है, उसमें वासा एफरेंसिया बायसा डिफरेंसिया पाई जा रही है। ये सब मिलकर के सीरी बनाते हैं। इनकी ओपनिंग बाहर को होती है और एक उभार के रूप में ओपनिंग होती है, और इस उभार नुमा रचना को जो है ये इसके अंदर सीरी रहती है, उभार नुमा एक रचना होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो सिंगल ओवरी पाई जा रही है, ओविडक्ट पाया जा रहा है, यूट्रस कहते हैं जिसे, स्थमस भी बनते हैं इसके, और वेजाइना। और ये फर्टिलाइजेशन क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिल जाता है पूरी तरह से। इसके बाद अब हम इसके जीवन चक्र की बात करेंगे। जीवन चक्र पूरी तरीके से लाइफ साइकिल यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, एक एक पॉइंट को आप समझते रहिए। और इसका जो प्रोटेंड्रस कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है, मेल में मैच्योर देन द फीमेल, मेल पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये शुकर है और ये रोस्टेलम है, ये नेक रीजन है, और इससे जो है वो मैच्योर देह खंड जुड़े रहेंगे। ये मैच्योर देह खंड जुड़ रहे हैं। यहाँ एक साइड जो है मेल का और एक साइड फीमेल का है, और इसके पास जो है पूरी तरह से ये ओवरी है, ओवरी में अंडे का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलिकल बन रहे हैं यहाँ पर, फॉलिकल से अंडा निकलता है, और अंडे जो है इसका जो ओवा होगा ये इसका अंडा है, और अंडे में पहला अंडा इसका जो देख रहे हैं आप, ओवरी के अंदर अंडे जब निकलते हैं तो जब तक स्पर्म इसके अंदर भरे रहते हैं, क्योंकि ये क्रॉस इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलता है, ये इसका जो सीरीज होता है वो वेजाइना में जाकर के पूरे इस रचना के अंदर अपने स्पर्म को भर देता है, और वो इसमें स्पर्म जब तक भरे रहते हैं जब तक पे अंडा जो है बाहर नहीं आता फॉलिकल से, और जैसे ही अंडा बाहर आता है ये फर्टिलाइजेट हो जाते हैं। अब ये फर्टिलाइजेट एग है, ये फर्टिलाइजेट एग है, इसको हम एम्ब्रायो कह रहे हैं, एम्ब्रायो है। यहाँ पर ये मेल है और ये फीमेल का पार्ट है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ।
ये टेस्टस है, इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा, फर्टिलाइजेड एग कहते हैं एम्ब्रायो। और इसमें जो पहला विदलन है, पहला विदलन कैलीवेज, पहला कैलीवेज जो होता है अनइक्वल कैलीवेज यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें जो कैलीवेज मिलेगा वो इस तरीके का होगा, कैलीवेज अनइक्वल, एक पार्ट बड़ा होगा और एक पार्ट छोटा होगा। तो बड़े वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं और छोटे वाले भाग को क्या कह रहे हैं, इसको मेगामियर कहेंगे, मेगामियर है ही। और एक ये जो है एम्ब्रायो सेल है, एम्ब्रायो सेल। मेगामियर जो है वो आगे चल के इसकी कवरिंग बनाएगा, और एम्ब्रायो सेल जो होती है, ये मेगामियर कई सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर के कई सारी सेल बनाएगा, और एम्ब्रायो सेल जो है वो भी डिवाइड होकर के जो है यहाँ पर शुक्र बनाना प्रारंभ कर देगी। ये इसमें से क्या निकलेंगे, ये इस तरीके से शुक्र यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएंगे पूरी तरीके से, और ऑन्कोस्फीयर कहने लगेंगे इसे। अब ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा हो रहा है, और ये आगे चल के क्या करेगा, अभी ऑन्कोस्फीयर लार्वा बनाया है, ये किस में बदल जाएगा, ऑन्कोस्फीयर लार्वा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑन्कोस्फीयर लार्वा का दूसरा नाम हेक्साकेंथ लार्वा कह सकते हैं। ये हेक्साकेंथ लार्वा है, और ये हेक्साकेंथ लार्वा सेकेंडरी होस्ट यानी कि भेड़ के लिए ये क्या करेगा, अब ये भेड़ के लिए इन्फेक्टेड कर देगा। ये भेड़ है, ये भेड़ के लिए क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर देगा। ये खाएगी और इसको, इसके अंदर ये लार्वा, इस कवरिंग है इसके ऊपर, और इसके अंदर ये लार्वा जैसे ही पहुंचेगा, इसके जो मसल्स हैं उस मसल्स के अंदर इस लार्वा का जो है डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति इसका अधपका मांस खाता है, कि कोई व्यक्ति है और इसका यदि ये अधपका मांस खा रहा है, अधपका मांस अगर खाएगा, पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, तो ये हेक्साकेंथ लार्वा उसकी बॉडी में चले जाएंगे, और वहाँ हिपेटिक वेन के द्वारा लीवर में जाते हैं, और लीवर में कुछ दिन ठहरने के बाद इसमें मेहनत ग्रंथियाँ होती हैं, इसके स्राव के कारण ये साइज में बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन से ये जाकर के पूरी तरीके से, ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन से जाकर के ये पूरी तरीके से म्यूकोसा से अटैच हो जाता है। ये म्यूकोसा से अटैच हो गया और धीरे धीरे बढ़ जाता है, और फिर ये मैच्योर हो जाता है। इसमें यहाँ पर रोस्टेलम निकल आते हैं, और यहाँ शुक्र निकल आते हैं, पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है, और ये फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये मेल फीमेल अंडे देने लगता है, ये एडल्ट हो जाता है, ये एडल्ट है। और इसके अंदर जो अब जो लार्वा है वो कौन सा लार्वा है, ये सिस्टी सर्कस लार्वा, इसके इन्फेक्टेड करेगा, जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्टेड कर रहा है, ये सिस्टी सर्कस लार्वा में बदल जाएगा, सिस्टी सर्कस लार्वा। तो हेक्साकेंथ लार्वा से सिस्टी सर्कस लार्वा, ये सिस्टी सर्कस लार्वा से ये डेवलप हुआ है, ये सिस्टी सर्कस लार्वा से, और ये पूरा इसका जीवन चक्र समझ में रहा होगा आपकी। फिर से समझ लीजिए, ये एडल्ट है, एडल्ट के प्रोक्लेटेड सेगमेंट में मेल एंड फीमेल दोनों है। आफ्टर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना रहा है, ये एम्ब्रायो को फॉर्मेशन कर रहा है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन में अनइक्वल जो है, पूरी तरीके से अनइक्वल
पहला इसका कैलीवेज होता है और कैलीवेज के दौरान यहाँ मेगामियर बनते हैं और एम्ब्रायो सेल बनती है। मेगामियर आगे डिवाइड एक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कई सारी सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रायो सेल, अब ये जब ह्यूमन बॉडी के प्रोग्लेटेड एक से फर्टिलाइजेट एम्ब्रायो ओंकोस्फीयर लार्वा हेक्साकेंथ लार्वा में कन्वर्ट होकर के आ रहा है, सेकेंडरी होस्ट को कर रहा है। अब सेकेंडरी होस्ट के शरीर में क्या बन रहा है, सॉरी ये यहाँ लिखा जाना चाहिए, ये सिस्टी सर्कस लार्वा कहाँ बन रहा है, ये सिस्टी सर्कस लार्वा इसके अंदर बन रहा है। यहाँ इसका विकास होगा और यहाँ क्या बनेगा, सिस्टी सर्कस लार्वा। और सिस्टी सर्कस लार्वा जो है ह्यूमन बॉडी में जाएगा, ह्यूमन बॉडी के बाद ये फिर से एडल्ट बना लेगा। तो हेक्साकेंथ सिस्टी सर्कस लार्वा, हेक्साकेंथ को के लार्वा को और दूसरा क्या नाम है, ओंकोस्फीयर लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा को ब्लैडर बर्म लार्वा भी कहते हैं। ये आपको जीवन चक्र इसका समझ में आया होगा, इसका ये जीवन चक्र है। और ये टीनियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके हम रोग की चर्चा कर लेते हैं। जो भाई बहन इसे देख रहे हैं, प्लीज इसको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए तो अच्छा रहेगा। नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके माध्यम से हम जो हैं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। बच्चों, हेक्साकेंथ लार्वा के जो ओवा होते हैं, इसके ऊपर एक कैप्सूल बनता है और वो कैप्सूल के कैप्सूलेट लार्वा, वो कैप्सूलेट जो ये होता है, वहाँ से मेलिस ग्लैंड पाई जाती है, मेलिस ग्रंथियाँ, और मेलिस ग्रंथियों के सुराग से ये पूरी तरीके से ओवरी के नीचे आ जाता है और इसका डेवलपमेंट आगे के लिए होता है, यानी कि ये आगे विकास करता है। मेलिस ग्लैंड पूछ लेगा आपसे कहाँ पाई जाती है, टीनियासोलियम में देखने को मिलती है मेलिस ग्लैंड, मेलिस ग्लैंड। अब हम इसके रोग की चर्चा कर लेते हैं जरा देर के लिए फटाफट। कौन सा रोग इसमें हो रहा है, डिजीज की बात करें, रोग की बात करें तो टीनियासिस ये रोग है। इससे कमजोरी आ जाती है और ये भूख बार बार लगती है, भूख का बार बार लगना, यानी कि भूख बार बार भूख लग रही है, इसमें लगती है, पीड़ित को भूख बार बार लगती है और याददाश्त कमजोर हो जाएगी, कमजोर शरीर थिन होता चला जाएगा, पतला होता जाएगा और इस तरीके से ये हमारे शरीर में बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता, शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट की बात करेंगे इसके। तो ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके, ट्रीटमेंट उपचार की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम छुटकारा पा सकते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। इससे एंटी हेलमिंथीज ड्रग का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसमें बहुत सारी दवाएं की चर्चा करी गई है, तो आप एंटी हेलमिंथीज कोई भी दवा इस्तेमाल करेंगे तो ये समाप्त हो जाता है, इसके हम प्रकोप से बच सकते हैं।
और बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो सूअर का मांस जब खाते हैं तो उसको पूरी तरीके से पका करके खाएं। अधपके मांस से ही ये फैल सकता है, अन्यथा और किसी के द्वारा नहीं फैलता। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम में हम आपको नेक्स्ट फाइलम एस्के हेलमिंथीज की चर्चा करते हैं, जिसमें गोल कृमि राउंड वर्म को रखा गया है जो निमोटोडा कहलाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और आज अब हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुभ संध्या।